Hi dear learners of English greeting, this is M. Rahman and I welcome you to our IC classes of English language. Today in this series of learning vocabulary we are going to learn idioms that are based on competitive English. If you learn these idioms once and you remember these idioms once for all, it will be very useful for your life. The problem is we learn idioms and we forget it. This is the main problem and we are going to solve this problem with Hindi and English. हम इन idioms को इस तरह से लर्न करना सीखेंगे कि एक बार अगर हम इन्हें याद कर लें तो ये हमें हमेशा याद रहें। आइए लर्न करते हैं पहला idiom। इसमें हमें क्या करना होता है कि हम इसको विद इन अ फ्रैक्शन लर्न कर लें। हमें 3 पॉइंट्स लर्न करने हैं और इस तरह के पॉइंट्स को हम टिप्स एंड ट्रिक्स का दर्जा देते हैं। हमारा जब भी कोई इडियम दिया गया हो तो सबसे पहले आपको एक वर्क करना होता है कि उसका सबसे पहले आप क्या करें, मीनिंग देखें। आपने मीनिंग देखा, मीनिंग देखने के बाद आप देखें कि उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वह नाउन है, वह प्रोनाउन है, एडवर्ब है। प्रोनाउन तो यहाँ आएगा नहीं, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। तो आपके ये फ्रेजेस भी हो सकते हैं, वो नाउन फ्रेज भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है और जो है फ्रेज वर्ब बेस्ड भी हो सकता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आप रिलेट करेंगे या कोई लिंक बनाएंगे। ये आपको 3 पॉइंट्स लर्न करने हैं। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स रहे। पहले हम मीनिंग लिखेंगे, कीप ईयर टू द ग्राउंड। कीप ईयर टू द ग्राउंड का मीनिंग आप याद कर लीजिए कि बारीकी से निगाह रखना, बारीकी से निगाह रखना। अब बारीकी से निगाह रखने का क्या मतलब होगा? इट मीन्स कि आप किसी भी चीज़ को बहुत मिनटली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बारीकी से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अब बारीकी से ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको अपनी ईगो में नहीं रहना है, आपको अपने सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं रहना है। तो कीप ईयर टू द ग्राउंड, आपको एक एक चीज़ पर निगरानी रखनी है। तो आप कैसे रख पाएंगे? तो इसको हमने पाया कि कीप इसके अंदर आया है तो इसमें वर्ब है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब के साथ यूज़ होने वाला फ्रेज होगा। इसके बाद हमने इसका मीनिंग देखा, बारीकी से निगाह रखना, इसका यूज़ भी कर लेते हैं। हम कहेंगे इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन यू कीप ईयर टू द ग्राउंड। अब इसको हम रिलेट करेंगे। आमतौर से हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि भाई ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, धरती से जुड़े हुए लोग हैं। तो ज़मीन से जुड़े हुए लोग जो कि हिंदी का इडियम है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इनको ये बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बेसिक ये पता है कि सक्सेस कैसे हासिल की जाती है, प्रॉब्लम का टाइम कैसे होता है, ग्रोथ बिल्कुल ज़ीरो से ऊपर की तरफ कैसे होती है। तो इसको आप रिलेट करेंगे ज़मीन पर कदम बनाए रखना, ज़मीन से टिके रहना, क्योंकि ज़मीन पर टिके हैं तो नीचे से लेकर के हाइट तक आपको पता रहता है। इसके बाद हम आते हैं बैड ब्लड। बैड ब्लड सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग आपके पास होता है इल फीलिंग्स या बिटरनेस। अब ये बिटरनेस क्या है? ये बिटरनेस है मिजाज की बिटरनेस, ये बिटरनेस है व्यवहार की बिटरनेस, मन की बिटरनेस, कड़वाहट। तो इल फीलिंग्स या बिटरनेस, तो बैड ब्लड को हमको अब इससे रिलेट करना है। पहले हमने मीनिंग लिखा, उसके बाद हम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। तो इल फीलिंग्स, तो यहाँ पर ये नाउन की तरह काम कर रहा है। हमने इसका जो मीनिंग लिखा बिटरनेस, ये नाउन है, कड़वाहट। अब हमें इसको रिलेट करना है। रिलेट हम कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए कि आपका ब्लड प्यूरिफाइड है, बिल्कुल प्योर है और कोई इसके अंदर परेशानी नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो क्या होगा? हम जो हमारी लाइफ है वो स्मूथ चल रही होगी। लेकिन जब ब्लड के अंदर इन्फेक्शन आता है तो इन्फेक्शन आने पर क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और बीमारी की जो फीलिंग्स हैं आप रियलाइज़ कर सकते हैं। तो बैड ब्लड, इल फीलिंग्स या बिटरनेस, इसको आप अब यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस में और अपने सेंटेंस में इसको यूज़ करेंगे कि
Riots sometimes create bad blood in the society. Riots create बैड ब्लड इन द सोसाइटी. इट मीन्स जब कभी कोई सांप्रदायिक दंगा होता है तो उससे जो हमारी सोसाइटी है, जो समाज है, उसके अंदर एक कड़वाहट पैदा होती है. तो ये हुआ बैड ब्लड आपकी इल फीलिंग्स के लिए, और मन के अंदर जो एक एंग्विश होती है, घुटन होती है, उसके लिए. तो बैड ब्लड का मतलब हो गया इल फीलिंग्स. अगर आपके ब्लड में इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन होने पर बीमार होंगे तो फीलिंग्स बहुत अच्छी नहीं आएंगी. इसके बाद आता है ऑन द ब्रेन. ऑन द ब्रेन का सबसे पहले आप मीनिंग लिखेंगे कॉन्स्टेंटली इन वंस थॉट्स. आप कैसे कह सकते हैं एज अ सॉर्ट ऑफ मोनोमैनिया. मोनो एक को कहते हैं और मैनिया कहते हैं उस पागलपन को जो एक पैशन एक्सट्रीम लेवल पर हमारे माइंड पर सवार हो जाती है. तो इसको हम कहेंगे मोनोमैनिया. ऑन द ब्रेन्स, मान लीजिए आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप के लिए ये बात कही जाएगी, यू हैव द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी ऑन द ब्रेन. तो ऑन द ब्रेन का पहले हमने मीनिंग लिया. मीनिंग हुआ कॉन्स्टेंटली इन वंस थॉट्स, उसके विचारों में लगातार बने रहना. उसके बाद हम देखेंगे कि यह कैसे का आंसर है, और जो हाउ का आंसर बताता है वर्ड या वर्ड्स, वो एडवर्ब जो है फ्रेज कहलाते हैं. अगर वर्ड्स होते हैं तो ऑन द ब्रेन, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है. तो इसका जो पार्टिसिपल जो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ वो एडवर्ब हुआ. अब हम इसको रिलेट करेंगे. अगर हमारे ऑन द ब्रेन, दिमाग पर सवार है, तो हम हिंदी में इसको इस तरह से कहते हैं आपके दिमाग पर क्या सवार है. तो दिमाग पर सवार होने का मतलब हुआ कि कोई चीज़ लगातार दिमाग में बने रहना, कोई थॉट दिमाग में लगातार बने रहना. तो यहाँ पर जो ऑन वर्ड है ये कॉन्स्टेंटली ऑन योर ब्रेन है, तो आपके दिमाग में लगातार कोई विचार चल रहा है. इट मीन्स किसी एक विचार के पीछे लगे रहना, ये आपका मीनिंग हुआ. और आई होप कि अच्छे से आपको ये याद हुआ होगा. इसके बाद हम आते हैं शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स. सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं. इसका मीनिंग होता है एस्केप. एस्केप मीन्स रन अवे, भाग जाना. और भाग जाना ये इंडिकेट करता है कि डर कर भाग जाना. तो यहाँ पर मीनिंग हुआ शो, यहाँ पर आपको दिया गया है. तो शो आपके पास होने पर पता चलता है कि यह आपकी वर्ब होगी, और वर्ब होने पर आपको वर्ब से शुरू करके किसी भी सेंटेंस में इसको यूज़ करना है. तो हमने मीनिंग देख लिया, हमने इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिया. अब हम इसको लिंक बनाएंगे एस्केप से. जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी जो फीट है उनकी टो आपको आगे की तरफ लेकर के जाती है. जब आप भागते हैं तो पिछले जो आपका हिंड पार्ट है उसके अंदर क्या होता है, आपकी हील्स होती हैं. तो टेक टू हील्स आपने एक दूसरा और इडियम ऑलरेडी याद किया हुआ होगा. तो हील्स मीन्स पीछे की तरफ, और पीछे लौट जाने का मतलब है भाग जाना. तो यहाँ हुआ शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स मीन्स टू एस्केप. तो हील्स को आप एस्केप की जगह यूज़ कर सकते हैं. हमारे पास यहाँ अगला इडियम है इन द रनिंग. सबसे पहले इन द रनिंग का मीनिंग लेते हैं, और इन द रनिंग का मीनिंग होगा टू बी इन गुड प्रॉस्पेक्ट्स. टू बी इन गुड प्रॉस्पेक्ट्स. टू बी इन गुड प्रॉस्पेक्ट का क्या मतलब हुआ. सबसे पहले हमें यहाँ प्रोस्पेक्ट को समझना होगा. प्रोस्पेक्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप होप करते हैं सक्सेस की, जिसके अंदर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी होती हैं, जो फॉर्म में चल रहा है. तो ये हुआ इसका मीनिंग इन द रनिंग का. और इन द रनिंग का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कैसे, किस तरह के जवाब में आएगा, और कैसे और किस तरह का जो जवाब होता है वो एडवर्ब होता है. तो ये एडवर्ब की जगह पर आएगा. अब हमारा काम है इसको रिलेट करना, और इसको हम रिलेट इस तरह से करेंगे कि अगर आप रनिंग मोड में हैं
और आपका कोई भी बिजनेस, आपका कोई भी वर्क, आपकी कोई भी आर्ट रनिंग में है, लगातार चल रही है, तो ये होप की जाती है कि एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप बहुत जल्दी सफल होने वाले हैं। तो रनिंग को आप प्रोस्पेक्ट से रिलेट कर लीजिए। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि एक अच्छी उम्मीद फ्यूचर में कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनने वाले हैं। तो इन द रनिंग का मतलब हुआ कि आप लगातार काम कर रहे हैं और आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप सफल होंगे। तो एक बैट्समैन जब फॉर्म में आ जाता है और वह 80 प्लस जो रन लेने लगता है, 90 पर पहुंचता है, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग होप बनाते हैं कि यह पूरी सेंचुरी करेगा। उसको आप एक गुड प्रोस्पेक्ट के अंदर देखते हैं। तो इन द रनिंग अगर कोई चीज़ स्मूथली रन कर रही है तो ऑफ कोर्स वो टारगेट की तरफ जल्दी पहुंचेगी। तो इस तरह से इसका ये मीनिंग आपको याद हुआ। अब हम आते हैं इडियम नंबर 6 पर, चेंज कलर। चेंज कलर का सबसे पहले मीनिंग होता है भाव, यानी आप ये भाव क्या है, हाव भाव बदलना। हिंदी में कहते हैं भाव भंगिमा बदलना। इंग्लिश में आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो आपके बॉडी लैंग्वेज है वो पुअर हो जाना और कहीं ना कहीं ऐसा लगना कि आपने गलती की है, जिसको हम रोज़मर्रा की हिंदी उर्दू की लैंग्वेज में कहते हैं चेहरा पीला पड़ जाना और चेहरे पर परेशानी दिखने लगना। तो ये होता है चेंज कलर। तो इसको हमने यहाँ पर देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच पर कि ये चेंज जो है वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो अब सेंटेंस में यूज़ करेंगे और इसका लिंक बनाएंगे। तो चेंज कलर को हम कहेंगे टर्न पेल, यानी पीला पड़ गया। तो चेहरे का कलर, इसको अपने सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। When I asked the question related to the robbery, his face changed color. He changed color. तो यहाँ पर चेहरे की रंगत बदल जाना मतलब चेहरे का दबाव में आ जाना, और लिंक बनेगा कि कलर चेंज हुआ तो पीला पड़ गया, और पीला पड़ने का मतलब है कि दहशत चेहरे पर दिखने लगी। इसका मतलब हुआ कि भाव चेहरे के बदल गए। ये जो है सेंस नेगेटिव सेंस देता है। इसके बाद आता है स्टैंड टू रीजन। स्टैंड टू रीजन को आप कहते हैं हैव सम लॉजिक, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं तर्क संगत। तर्क संगत मीन्स जो लॉजिकल लगे कि हाँ ऐसा ही होगा इस सिचुएशन के अंदर। तो स्टैंड टू रीजन, तो यहाँ पर हमने मीनिंग देखा, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें यहाँ पर वर्ब मिला स्टैंड टू रीजन। अब हम इसे यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस में और इसका लिंक बनाएंगे। तो जो हमारा लिंक बनेगा वह होगा, रीज़न को हमने लॉजिक से यहाँ पर रिलेट किया। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और सफलता हासिल करना चाहते हैं तो हम कहेंगे योर हार्ड वर्क स्टैंड्स टू रीज़न एज यू वांट टू गेट सक्सेसफुल। तो यहाँ पर रीज़न को लॉजिक से जोड़ना है। तो स्टैंड टू रीज़न आपको ये लर्न हो गया होगा। इसी के जैसा एक इडियम और होता है जो इसका जस्ट ऑपोजिट है सेंस में। हम कहते हैं नो राइम और रीज़न, या जब कोई राइम नहीं होती, जब कोई तुक दो शब्दों की पोएट्री के अंदर नहीं मिलती तो वो बेतालमेल बेमैच होते हैं, तो वो इसका ऑपोजिट होगा। तो रीज़न से आप उसको भी याद कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा इडियम है। स्टैंड टू रीज़न का ऑपोजिट नो राइम और रीज़न। अब हम आते हैं अपने दूसरे इडियम्स की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे कि 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो ब्लू आइड बॉय, इंग्लिश में जब भी ब्लू आता है तो वो रॉयल फैमिली को इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग लिखेंगे लाडला। तो ब्लू आइड बॉय में आप ये मान लीजिए कि ब्लू का मतलब होता है रॉयल से। अगर मान लीजिए फैमिली गरीब भी है और कोई बच्चा किसी फैमिली में लाडला है तो ये ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड गर्ल भी हो सकता है। जनरली ब्लू आइड बॉय यूज़ किया जाता है। तो ब्लू से मतलब हो गया आपका लाडला या रॉयल, और अगर लाडला है तो इन कंपैरिजन टू अदर्स उसको कुछ ज़्यादा मिलता है।
तो उसको हम ब्लू से डिनोट करते हैं, तो ब्लू आइड बॉय। तो हमने यहाँ पर इसको रिलेट कर लिया, लाडला, और ये जो है आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। दूसरा है बाय अ व्हिस्कर। अब हमें बाय अ व्हिस्कर का मतलब हो गया बहुत कम अंतर से, बहुत कम अंतर से। हमारे पास मीनिंग हो गया। अब हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखेंगे, क्योंकि जब हमें ये पता चल जाता है कि कोई भी वर्ड या कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसे हम फ्रेज कहते हैं वो एडजेक्टिव से रिलेटेड है, एडवर्ब से रिलेटेड है, वर्ब से तालमेल रखता है, तो उसका यूज़ करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम आपको बता दें, तो ये हाउ का आंसर दे रहा है, तो ये एडवर्ब हुआ। इसके बाद हम बनाएंगे इसका लिंक। और देखिए जो व्हिस्कर है, तो व्हिस्कर को हम व्हिस्क से रिलेट करेंगे। व्हिस्क क्या होता है? एक मथनी होती है। जब आप दूध को गर्म करके मट्ठा और क्रीम और मक्खन निकालते हैं, तो उसमें रई घुमाना पड़ता है, तो उसको व्हिस्क कहते हैं, तो उसे मथना भी कहते हैं। तो व्हिस्क जब आप उसको चर्न करते हैं, उसको घुमाते हैं, तो एक राउंड में वो जो भी गरारी जैसी चीज़ होती है एक तरफ को घूमती है, फिर अगले ही सेकंड के कुछ पार्ट में वो दूसरी तरफ को घूमती है, कभी इधर कभी उधर। तो एक तरफ से दूसरी तरफ को घूमने में उस व्हिस्क के बहुत कम टाइम होता है, वो सेकंड्स के अंदर एक जगह से दूसरी तरफ को घूम जाती है और डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इस व्हिस्कर को आप व्हिस्क से रिलेट करेंगे। व्हिस्क, व्हिस्क का मतलब होता है चर्नर या मथनी, मथनी जो कि आपके मक्खन वगैरह निकालने के लिए काम आती है। तो बाय ए व्हिस्कर, इसको दूसरी तरह से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हेयर ब्रेड्थ एस्केप, यानी बाल बाल बचना। तो जो मथनी का मूवमेंट है उसको आप बिल्कुल इस तरह से कह सकते हैं कि बाल बाल बचना, कि बहुत ही समय का कम अंतर मिला कि हम बच गए, भाग गए, या हमने जो भी कुछ करना था हम कर गुजरे। तो बाय अ व्हिस्कर। मान लीजिए कि आप रन ले रहे हैं और फील्डर बॉल को विकेट्स की तरफ फेंक रहा है और आप अपना बैट अंदर जा कर के टेक देते हैं और बहुत ही बाल बाल बच जाते हैं, बहुत कम अंतर से बच जाते हैं, या बॉल विकेट से बहुत नज़दीक से होकर के निकल जाती है लेकिन विकेट्स में नहीं लगती, तो उसे हम कहेंगे बाल बाल बचना, बाय अ व्हिस्कर। He saved himself by a whisker. The batsman was saved by a whisker. इसके बाद है by the book. By the book का जो मीनिंग है हम अलग कलर से लिखेंगे। By the book का मतलब होता है according to rules, according to strict rules, according to strict rules। और ये हमें मीनिंग पता चल गया कि नियमों के अनुसार, और मीनिंग पता चलने के बाद हम देखेंगे कि ये भी एडवर्ब है, क्योंकि हाउ का आंसर दे रहा है। और इस एडवर्ब को हम लर्न करेंगे और लिंक बनाएंगे और याद करेंगे बाय द बुक। सारे रूल्स जो होते हैं कहीं लिखे आते हैं, वो रूल्स, ये मान लीजिए कि जो लिखा हुआ है वो पेज बुक का है, तो बाय द बुक हुआ तो रूल्स हुआ, रूल्स के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, तो इस तरह से बाय द बुक का मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू द रूल्स। बॉटम डॉलर, बॉटम डॉलर का मतलब हुआ लीस्ट पेनी। मीन्स पेनी, पेनी को आप कौड़ी से जानते हैं, फूटी कौड़ी जैसे शब्द आपने हिंदी में सुने होंगे। जब रुपया ख़त्म होता जाता है और बिल्कुल रुपया लास्ट में जाकर थोड़ा सा बचता है, तो उस बिल्कुल अंत में बचे हुए रुपए को आपने बोला बॉटम डॉलर। नेक्स्ट इडियम है बैड माउथ। तो बैड माउथ का मतलब होता है टू स्पीक नेगेटिवली, और टू स्पीक नेगेटिवली में अगर हम ये कह दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, अ पर्सन हु स्पीक नेगेटिवली। तो बैड माउथ हमारा आया नाउन की तरह से। नाउन की तरह से क्यों? क्योंकि अ पर्सन हु स्पीक नेगेटिवली, हु स्पीक्स नेगेटिवली, तो ऐसा इंसान जो हमेशा नकारात्मक बातें करता है, मनफी पहलू लेता है ज़िंदगी की, सारी नेगेटिविटी जिसने एकत्र कर रखी हैं, तो उसको कहते हैं बैड माउथ।
सपोज़ कीजिए आपका कोई स्टूडेंट है और वो हमेशा कहता है नहीं तुम्हें तो फेल ही होना है, तुम काम नहीं करते हो, कभी अच्छी बात नहीं बोलता, तो हम कहेंगे माई फ्रेंड इज़ अ बैड माउथ। अब हम इसको रिलेट अगर करने लगे तो जो बैड और माउथ है तो नेगेटिव स्पीकर, ऑफ कोर्स बिल्कुल जल्दी से समझ में आता है। इसके बाद हमारा इडियम नंबर 13 है बैक द रॉन्ग हॉर्स। इसका मतलब है किसी अनसूटेबल पर्सन को सपोर्ट देना, तो हम इसको लिखेंगे टू सपोर्ट द अनसूटेबल पर्सन। अब इसको फिर हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो ये हमें बैक, जो कि एडजेक्टिव और नाउन जैसा लगता है, यहाँ पर वर्ब का काम करेगा। जैसे बैकअप में आप वर्ब की तरह से बैक को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप कहेंगे आई डू नॉट वॉन्ट टू बैक द रॉन्ग हॉर्स। इट मीन्स कि मैं सही आदमी को सही जगह अपॉइंट करना चाहता हूँ। तो लिंक ये बनेगा कि किसी ऐसे पर्सन को जो डिज़र्विंग नहीं था को आपने वो पोस्ट दे दी जिस पर उसको कोई भी काम करना था बट वो काम नहीं कर पा रहा है। आपको रेस कोर्स में जाना है और आपने अपना पैसा रॉन्ग हॉर्स पर लगा दिया जो कि दौड़ ही नहीं पा रहा है, तो आप बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। तो इस तरह से बैक द रॉन्ग हॉर्स को आप याद कर सकते हैं कि किसी ऐसे इंसान पर बेस करना, किसी ऐसे इंसान पर भरोसा करना जो आपके काम नहीं आएगा या जो उस पोस्ट के लिए, उस वर्क के लिए, उस ड्यूटी के लिए डिज़र्विंग या सूटेबल नहीं है। तो इसका रिलेट आप करेंगे रेस कोर्स के हॉर्स से। तो बैक द रॉन्ग हॉर्स इट मीन्स आपने ऐसे हॉर्स पर सवारी की जो दौड़ ही नहीं सकता, जो उन सारे हिंड्रेंस एंड ऑब्स्टेकल्स को कवर नहीं कर सकता जो कि आपको जीतने के लिए ज़रूरी था। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। एसिड टेस्ट ये आपका नाउन है, ये हमने आपकी बार बिगिनिंग में बता दिया। और एसिड टेस्ट को आप कह सकते हैं अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा क्या होती है? आपका सारा रेपुटेशन, आपका पूरा ऑनर उस एक काम पर टिका रहता है कि अगर वो अच्छे से हो गया तो एवरीथिंग विल बी अप्रूव्ड, सब चीज़ को जायज़ मान लिया जाएगा, सही मान लिया जाएगा, तो वो अग्नि परीक्षा कहलाती है। तो एसिड टेस्ट उसको कहते हैं। तो एसिड टेस्ट का मतलब हुआ अग्नि परीक्षा और ये अपने आप में नाउन है। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे? देखिए, जब हम केमिस्ट्री में कुछ टेस्ट करते हैं तो हमें कुछ एसिड्स यूज़ करने पड़ते हैं और हम किसी अगर एक एसिड को डालते हैं तो उसकी जो पहले से कोई एसिड है उसकी बदली हुई कंडीशन को देखकर ये समझते हैं कि अगर कलर ऐसा हो गया तो यह चीज़ ये है, और अगर कलर नहीं बदला तो फिर पर्टिकुलर जो भी पदार्थ है या जो भी वह चीज़ है वह पर्टिकुलर वह चीज़ है। तो यहाँ पर एसिड टेस्ट का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास डस्ट है और हमने डस्ट में कोई भी एक दूसरा एसिड डाला और उस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि यह सिलिका है। और अगर वह धूल जैसी चीज़ दिखने वाली जो भी चीज़ थी वो गोल्ड है, वो कॉपर है या जो भी है, तो वो उस एसिड के अकॉर्डिंग अगर कलर बदल देती है तो ये बताया जाएगा कि ये मिट्टी थी या ये कोई मेटल था। तो इस तरह से एसिड टेस्ट का मतलब अग्नि परीक्षा से हुआ। तो ये जो एसिड और ये परीक्षा है, जो टेस्ट और परीक्षा है, ये आपको याद करने में हेल्प करेंगे। तो आई होप कि ये जो सारे इडियम्स हैं आपको लर्न करना बहुत इनको आसान हुआ होगा। इस तरह से इडियम्स को लर्न करते रहिए और एक बार जब आप वीडियो देखना शुरू करें तो लास्ट तक देखें ताकि वह लिंक आपके लगातार माइंड में बने रहें। और इस तरह से इडियम्स याद करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं जल्दी दूसरे इडियम लर्निंग सेशन में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए, हम उस पर आपकी उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।